आज के आधुनिक समाज में भी भारतीय महिलाओं को गोल्ड ज्वेलरी से कुछ विशेष मोहब्बत है। वो चाहती हैं कि उनके घर में या उनके लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी रहे। हालांकि वो उसका यूज कभी कभी करती हैं, फेस्टिवल्स में करती हैं या किसी शादी ब्याह के समारोह होता है उसमें करती हैं, और आमतौर पर डे टू डे यूज़ में काफ़ी कम गहनों का या काफ़ी कम ज्वेलरी का यूज़ किया करती हैं। लेकिन यदि उनसे पूछें कि उनके घर में या उनके लॉकर में कितने ज्वेलरी हैं, गोल्ड ज्वेलरी हैं, तो वो शायद काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है और हर जनरेशन में कुछ न कुछ इसमें एडिशन होता है। तो होता क्या है कि 3-4 जनरेशन या 5 जनरेशन के बाद ये काफ़ी मात्रा में किसी एक परिवार में जमा हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि ये जो आपके परिवार में, आपके लॉकर में या आपके घर में जो इतने ज्वेलरी हैं, क्या उस पर इंडियन टैक्स प्रोविज़न के हिसाब से कोई टैक्स अप्लीकेबल है या अप्लीकेबल नहीं है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स न्यूज़ चैनल। यदि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगता हो कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाके यस या नो लिखें, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी हैं भी या उपयोगी नहीं हैं। जहां तक टैक्स का सवाल है, इसमें 2 टैक्स रेलिवेंट हैं। पहला वेल्थ टैक्स और दूसरा इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स 2015 में एबॉलिश हो गया है, सो आज के दिन में वेल्थ टैक्स इररिलेवेंट हो गया है। अब बचा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 2 स्टेज पे टैक्स अराइज हो सकता है। पहला कि जब आपको वो गिफ्ट या इनहेरिटेड ज्वेलरी मिलती है जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में आपके इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। और दूसरा कि खुदा ना खास्ते यदि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और उसको बेचना यदि पड़ गया तो उस समय जो गेन होगा, जिसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं, उस गेन पे क्या टैक्स का प्रोविजंस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेज की कि जब आपको इनहेरिटेड या गिफ्ट मिलता है आपको, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपके इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें ध्यान रखें कि यदि वो इनहेरिटेड ज्वेलरी है, यानी आपके परिवार से, आपके पूर्वजों से मिला है आपको, तो आपके उस फाइनेंशियल ईयर के इनकम में कोई एडिशन नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपको अदर देन क्लोज रिलेटिव्स ने आपको गिफ्ट दिया है कोई ज्वेलरी और जिसकी कीमत 50,000 रुपये तक ही है, तो इस मामले में भी आपके इनकम में कोई एडिशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अदर देन क्लोज रिलेटिव्स ने आपको गिफ्ट दिया जिसकी वैल्यूएशन 50,000 रुपये से अधिक है, तो निश्चित रूप से जितना वैल्यूएशन होगा उसका, वो आपके उस फाइनेंशियल ईयर के इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा स्टेज कि खुदा न खास्ते आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपको मुसीबत में इसको बेचना पड़ गया, तो जब भी उसको बेचते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गेन होगा। बिकॉज गोल्ड ज्वेलरी कैपिटल एसेट माना जाता है और कैपिटल एसेट का जब भी ट्रांसफ़र होता है जो फ़ायदा होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। और ये कैपिटल गेन कितना होगा और इस पर कितना टैक्स लगेगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहला बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको COA भी बोलते हैं या सामान्य तौर पर कह सकते हैं वो कितने में खरीदा गया था। और दूसरा कि उस ज्वेलरी को आपने कितने दिनों तक होल्ड किया, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि जो भी प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ उसको लॉन्ग टर्म गेन होगा या शॉर्ट टर्म गेन होगा। सबसे पहले देखते हैं उस ज्वेलरी की जो आपको इनहेरिटेड मिला है, यानी आपके पूर्वजों द्वारा दिया गया है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होकर आपके पास आया है। क्योंकि वो कई जनरेशन पहले खरीदा गया था, तो ये पता नहीं है कि वो 10 साल पहले खरीदा गया, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कितने साल पहले खरीदा गया है, ये आपको पता नहीं है। और ये भी पता नहीं है कि कितने में खरीदा गया है। तो यदि आपने उसको नहीं खरीदा है, आपको इनहेरिटेड मिला है पूर्वज से, इसका मतलब निश्चित रूप से पूर्वजों ने उसको यदि 1/4/2001 से पहले का खरीदा होगा, तो उस ज्वेलरी का जो फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को होगा वो करवाना पड़ेगा आपको और उसको माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दूसरी बात है, और हो सकता है
कि आपने अपने जीवन काल में भी 2001 के बाद कुछ ज्वेलरी परचेज की हो तो निश्चित रूप से आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता होगा और किस डेट को खरीदेगा ये भी पता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि इनहेरिटेड ज्वेलरी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का, और जो आपने 1 अप्रैल 2001 से खरीदा है, जो जिस कॉस्ट में खरीदा है, जिस प्राइस में खरीदा है, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अब इसके होल्डिंग पीरियड की यदि बातें करें तो होल्डिंग पीरियड इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से 24 महीने एक बेंचमार्क है। यानी यदि होल्डिंग पीरियड आपकी 24 महीने से कम है और उसके बाद उसको आपने बेचा है तो जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और होल्डिंग पीरियड यदि 24 महीने से अधिक है और यदि उसको बेचा है तो जितना भी प्रॉफिट होगा या गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब ये देखना होगा कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी चूंकि आपको पूर्वजों से मिला है तो निश्चित रूप से 20-30 साल 40 साल पुराने होंगे उसका एक्विजिशन का डेट, और फेयर मार्केट वैल्यू आपने 1/4/2001 को तो निकाल ही लिया है। तो निश्चित रूप से ये जब बेचेंगे आपको तो ये में जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और जो ज्वेलरी आपने अपने जीवन काल में 1/4/2001 के बाद खरीदी है तो उसमें देखना पड़ेगा वो होल्डिंग पीरियड 24 महीने से यदि अधिक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 24 महीने से यदि कम है तो उसमें जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसका मतलब दोनों ही जो इनहेरिटेड मिला है, जो आपने परचेस किया है, हो सकता है कि दोनों का लॉन्ग टर्म गेन ही हो, या हो सकता है कि इनहेरिटेंस वाला ज्वेलरी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और आपने यदि साल भर पहले खरीदा हो और आज बेचना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा। अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के भी दो प्रोविजंस 23 जुलाई 2024 से कर दिया गया है। पहला प्रोविजन है कि उसमें इंडेक्सेशन का कोई यूज न करें, और दूसरा प्रोविजन जो पहले से है कि इंडेक्सेशन का यूज करें, तो दोनों के टैक्स रेट में अलग अलग रेट है। तो आपको विदाउट इंडेक्सेशन या विथ इंडेक्सेशन जो भी फायदेमंद लगे आपको, यदि आपने इसको एक्वायर किया है 23 जुलाई 2024 के पहले और उसको बेचा है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो आपको दोनों ही व्यवस्थाएं, दोनों तरह से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लें, और जो भी आपको फ़ायदेमंद लगे उस हिसाब से आप उसको टैक्स पे कर सकते हैं। ये सुविधाएं आपको दी गई हैं, और इस प्रकार से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा उसके अप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आपने देखा कि टैक्स पे करने की व्यवस्थाएं दो जगह। एक जगह यदि गिफ्ट आपको 50,000 से अधिक का मिला है अदर देन क्लोज रिलेटिव से, तो जिस साल मिला है उस साल के आपके इनकम में ऐड होगा, और अकॉर्डिंगली आपको स्लैब रेट या जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा हो सकता है कि जब उसको बेचने जाएं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपके पास इस हिसाब से इनहेरिटेड और गिफ्टेड ज्वेलरी का करीब 500 ग्राम के आसपास गोल्ड हो गया है, और किसी समय आपको ये फाइनेंशियली डिस्क्लोजर करने के टाइम ये बताना पड़े कि आपके पास 500 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है, तो हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह दे कि ये 500 ग्राम का गोल्ड की ज्वेलरी जो है ये अनडिस्क्लोज इनकम से आपने एक्यूमुलेट किया है और उस पर अलग से टैक्स लगा दे। इसके लिए एक्सपर्ट का कहना है, एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन है कि उनसे विल बनवा लें या गिफ्ट डीड बनवा लें, जो भी एप्लीकेबल है वो बनवा लें। जो आपको कोई गिफ्ट देते हैं और लगता है कि 50,000 से अधिक का है तो कोशिश होनी चाहिए कि वो भी गिफ्ट डीड बना के दें। हालांकि ये कहना बहुत आसान है कि उनको गिफ्ट डीड देना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक तौर पे ये समस्या वाली बातें हैं कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप पहले उसे गिफ्ट डीड मांगेंगे तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आप इस झमेले से बचना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड या विल होना ही चाहिए। और यदि आपने परचेज किया है खुद से तो परचेज का बिल होना चाहिए, और उस परचेज बिल का रेस्पेक्टिव बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आपको रिकॉर्ड में रखना चाहिए, सो दैट किसी भी पोजीशन में या तो आप उसको बेचने जाएं या आप लोन लेने जाएं या कोई फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो, किसी भी स्थिति में यदि हो तो ये आप प्रूफ कर सकें कि ये जो भी ज्वेलरी है वो या तो गिफ्टेड है या इनहेरिटेड है, ये अनडिस्क्लोज इनकम से एक्यूमुलेट किया हुआ ज्वेलरी नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो डिस्क्लोज करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं या टैक्स एडवाइज़र नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।